जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बात की थी और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात की थी। तो जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में काफ़ी बातचीत हो गई थी। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जनरली केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो जब हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनीशन आपको बताई थी तो हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिएक्टेंट से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और जो उसका मास होता है वो सेम होता है। इन जनरल अगर हम बात करें, पिछली बार जब पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे ये हमने एक जनरल केमिकल रिएक्शन दिखा दिया। ठीक है। A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस C बना रहा है। ठीक है। तो जब कोई सब्सटेंस C बनेगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों से डिफरेंट होगी और इसका जो मास होगा वो सेम होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो मास होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने क्लास 9th में दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है। तो जो पहला लॉ था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी को बेसिस मान के हम ये बताते हैं कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो मास होता है उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो नया मास हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग चलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना नया मास बनाया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनाया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है नया। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कोई सब्सटेंस हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ए जो है वो 5 ग्राम लिया है और बी जो है वो भी 5 ग्राम लिया है, तो दोनों का टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। तो हमारा रिएक्टेंट का मास कितना है, 10 ग्राम है। तो जो हमारा नया प्रोडक्ट मिल रहा है C, इसका भी मास कितना होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए। ना ये 9 ग्राम हो सकता है ना 11 ग्राम हो सकता है। ठीक है। मतलब ना ये ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे कहा गया है, सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ रिएक्टेंट साइड। कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में होंगे उतने ही रिएक्टेंट साइड में भी होने चाहिए। ठीक है। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये किसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं? ये बताते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो क्लास 10th में जो NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं हमने उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं NCERT से उठाए गए हैं और NCERT में जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जनरली आप लोग बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन देखेंगे जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं, वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं, हमको उनको बैलेंस करना होता है। ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए जो तरीका होता है हमारा, जो क्लास 10th में हमको तरीका सीखना है, वो उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक बार बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो हम उसको काटेंगे, फिर दोबारा प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड
को जानने के लिए सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना। पहला एग्जाम्पल जो है हमारा यहाँ पे H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने जिंक से कराई है, ठीक है। तो जब जिंक से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब भी कोई गैस बनती है तो हम उसको एरो से दिखाते हैं। एरो का मतलब कि गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक से रिएक्ट करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आप हमेशा ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे वही एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व होंगे। अब जो जितने एलिमेंट्स हमारे जितने मान लीजिए जिंक एलिमेंट का एक एटम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का एक ही एटम प्रेजेंट होना चाहिए, एक से दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। तो हम पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड में हम इसको क्या करेंगे, पहले हम जो भी एलिमेंट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है जिंक यूज़ हुआ है हमारा, हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम उसके नंबर लिख लेंगे। तो नंबर यहाँ जिंक कितना एटम प्रेजेंट है, जिंक का एक एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, दो एटम प्रेजेंट है। सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट साइड में हम देखें तो यहाँ पे जिंक का एक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो आपस में मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आयरन के कितने एटम हैं, एक एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में अब आप देखेंगे कि आयरन के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में आयरन का एक ही एटम प्रेजेंट था लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 एटम प्रेजेंट हो गया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड। यहाँ पे नया मास बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक ही एटम हम लोग यूज़ कर रहे थे लेकिन प्रोडक्ट में 3 एटम मिल गया। तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो इम्बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस करके लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमारा इम्बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको क्या करेंगे, हम एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब डब्बे में बंद करने के बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा राइट साइड में करेंगे। ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसके लेफ्ट साइड में करेंगे, हमेशा इसके लेफ्ट साइड में करेंगे, ना बीच में मल्टीप्लाई करेंगे ना राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब यहाँ तो हमने कर दिया लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ना बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसके यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में बॉक्स बनाया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन पे भी हो गया और ऑक्सीजन पे भी हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली जब हमने मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन अब हो गया 8 और ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन से हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या इम्बैलेंस है हमारा, ये दोनों तो बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या इम्बैलेंस है, हमारा आयरन जो है इम्बैलेंस है। यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आयरन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 3Fe + 4H2O
गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, और आयरन कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे 384 दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये। देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट साइड में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और इस साइड में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो जाहिर सी बात है दोनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब उसी तरह इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा बेरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, और SO4 को हम एक साथ ले लेते हैं, सल्फेट आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है। तो बेरियम हमारा कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और सल्फेट आयन कितना है, 3 है। ये ब्रैकेट में SO4 को ब्रैकेट के बाद होल थ्राइस लगाए, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का होल थ्राइस है। तो यहाँ पे SO4 हमने एज इट इज़ ले लिया है, तो सल्फेट आयन इसको बोलते हैं। सल्फेट आयन कितना है, 3 है, ठीक है। अब इस तरफ देखेंगे तो बेरियम हमारा कितना है, 1 है, सल्फेट आयन भी 1 है, एल्युमिनियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 3 है, ठीक है। अब बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक जगह इवन नंबर आ गया और एक जगह ऑड नंबर आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप अगर कहीं पे इवन और ऑड आ जा रहा है तो जहाँ पे इवन आया है उसको सबसे छोटे ऑड नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे अब सबसे छोटा ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप बेरियम दिया हुआ है, ठीक है। तो बेरियम कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो बेरियम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो क्लोरीन हमारा इस साइड में 2 है और इस साइड में 3 है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर इस साइड इवन है तो हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए ना हम राइट साइड में कर सकते हैं ना बीच में, हम कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में। तो ये मल्टीप्लिकेशन बेरियम पे भी हो गया और क्लोरीन पे भी हो गया। तो अल्टीमेटली बेरियम भी अब हमारा 3 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें बेरियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेरियम हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई सल्फेट आयन पे भी हो गया। तो सल्फेट भी हमारा पहले इम्बैलेंस था, अब क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए ना हम राइट साइड में करेंगे ना बीच में, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोरीन हमारा ये एल्युमिनियम पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्लोरीन पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, और एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप देखिए 3 6 2 3, यहाँ पे भी 3 6 2 3, इसका मतलब हमारा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो है लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है Na+H2O गिव्स NaOH+H2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। सोडियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। इस साइड में सोडियम 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन देखिए एक जगह 1 है और एक जगह 2 है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन इम्बैलेंस है हमारा, हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अलग है हमारा, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और यहाँ पे एक क्या है, हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ही इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन पे भी हो गया और ऑक्सीजन पे भी हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो ना राइट साइड में कर सकते हैं ना बीच में, यहाँ करेंगे तो ये अल्टीमेटली सोडियम पे भी मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन पे भी हो गया और हाइड्रोजन पे भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई सोडियम पे भी हो गया, तो सोडियम भी 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब वही हमें इधर भी करना है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो मिल रहे हैं, सोडियम को हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखिए 2 4 2 2 4 2, ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे था और 2 यहाँ पे, और टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा आइडियल केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।